तेज धमाकों की आवाज, फिजाओं में घुली बारूद की गंध, खतरे का इशारा करते सायरनों का शोर, चारों ओर मची चीख पुकार, ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिरती बिल्डिंग्स, जान बचाकर भागती महिलाएं और बच्चे। ये मंजर है गाजा पट्टी का, जहां इजराइल की ओर से भारी बमबारी की जा रही है। इजराइल की सेना के हमले में गाजा पट्टी में 400 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल हमास आतंकियों को घर में घुसकर तो मार ही रहा है, साथ ही इजराइल की तरफ छोड़े जा रहे रॉकेट को भी धरती पर गिरने से पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इजराइल के आकाश में हमास आतंकियों के रॉकेट की क्या हालत की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच में दो सवाल उठते हैं कि जो इजराइल वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आयरन डोम सिस्टम की बात करता है, उसमें आखिर कैसे हमास ने सेंध मार कर दी। दूसरा ये कि जब हमास इतने बड़े हमले की साजिश रच रहा था, उस समय इजराइल की खुफिया एजेंसी कैसे इस खबर से चूक गई। कैसे इस बार इजराइल का ये रक्षा कवच हमास ने भेद दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, शनिवार की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अटैक किया था। इस हमले में 300 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इस हमले को आप पलटवार करते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इसके बाद इजराइल के डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ 3 तरफा मोर्चा खोल दिया। इजराइल के हमले ने गाजा में भीषण तबाही मचाई है। यहाँ कई बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया है, इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। गाजा में तबाही का आलम कुछ ऐसा है कि फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के प्रवक्ता नेबल फरसाख ने अल जजीरा को बताया कि उनकी मेडिकल टीमें गाजा में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। गाजा में मानवीय स्थिति खराब हो गई है, बिजली काट दी गई है, लिहाजा बिजली से चलने वाले चिकित्सा उपकरण बंद हो गए हैं। 3 पैरामेडिक्स घायल हो गए हैं, एक स्वयंसेवक की हालत गंभीर है, एक एम्बुलेंस और हॉस्पिटल भी तबाह हो गया है। फिलहाल चिकित्सा टीमें गाजा में तनाव बढ़ने के कारण घायल लोगों की देखभाल के लिए सुरक्षित रूप से पहुंचने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। बता दें, फलस्तीन और इजराइल के बीच की ये जंग दशकों पहले से चली आ रही है। दरअसल साल 1967 में इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 6 दिन तक अकेले ही 3 अरब देशों का मुकाबला किया था। इस दौरान उसने तीनों देशों के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा भी कर लिया, जिसके कारण उन कब्जे वाले क्षेत्रों से फलस्तीनियों को भागना पड़ा था। इस बात से फलस्तीनी आज तक इजराइल के खिलाफ हैं और मौका मिलने पर अपने क्षेत्र को वापस पाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फलस्तीन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि पहले भी इजराइल ने अकेले ही डटकर 3 ताकतवर देशों का सामना किया था और उन्हें धूल चटा दी थी। 1 या 2 नहीं, बल्कि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद अरब देश और इजराइल के बीच 4 बड़े युद्ध हुए थे। सभी अरब देशों ने इजराइल को खत्म करना चाहा था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो सके। 1948 में इजराइल की स्थापना को लेकर विवादों के बाद अरब देशों के संगठन ने यहूदी राज्य पर आक्रमण किया, जो असफल आक्रमण था। संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत आवंटित क्षेत्र से कहीं अधिक बड़े क्षेत्र पर इजराइल के नियंत्रण के साथ 1948 का युद्ध समाप्त हुआ था। इसके बाद स्वेज संकट के नाम से जाना जाने वाला दूसरा बड़ा संघर्ष 1956 में शुरू हुआ। उस दौरान मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर के स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के जवाब में इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर हमला किया। मिस्र द्वारा नहर पर पुनः नियंत्रण हासिल करने के साथ युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इससे इजराइल और अरब राज्यों के बीच संबंधों में काफी खटास आ गई थी। 6 दिनों तक चलने वाला यह युद्ध 3 अरब देशों और इजराइल के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन खड़ा था। इस खूनी संघर्ष ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। इस युद्ध में इजराइल ने जीत हासिल करके मध्य पूर्व के नक्शे को कई हद तक बदल दिया था। इसके बाद 1960 में सीरिया ने हमला शुरू किया। दरअसल सीमा विवाद ही इस 6 दिवसीय युद्ध का प्रमुख कारक बनकर उभरा था। 1960 में सीरियाई समर्थक फलस्तीनियों ने इजरायली सीमा के पार हमले करने शुरू कर दिए थे। हालांकि अब तक सब काबू में रहा था, लेकिन अप्रैल 1967 में सीरिया और इजराइल के बीच काफी हिंसक हवाई युद्ध शुरू हो गया, जिसमें सीरिया के 7 लड़ाकू जेट नष्ट हो गए थे। इसको लेकर सोवियत संघ ने सीरिया के समर्थक देश मिस्र को खुफिया जानकारी दी कि इजराइल ने सीरिया पर आक्रमण शुरू कर दिया है और अपनी उत्तरी सीमा पर अपने सैनिकों को भेज दिया है। हालांकि ये जानकारी गलत थी, लेकिन मिस्र के राष्ट्रपति ने अपना समर्थन दिखाते हुए अपने सैनिकों को सीरिया की मदद के लिए आगे भेज दिया। मई 1967 में मिस्र ने सिनाई प्रायद्वीप में अपनी सेनाएं जुटाई और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को निष्कासित कर दिया। 1956 के जो स्वेज संकट के बाद से ही वहां तैनात थी। साथ ही उस दौरान मिस्र ने इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन को भी बंद कर दिया।
5 जून 1967 को इजराइल ने मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू किया और उस सुबह लगभग 200 विमानों ने इजराइल से उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने 18 अलग अलग हवाई क्षेत्रों पर हमला किया और मिस्र की वायुसेना को लगभग 90% खत्म कर दिया। इसके बाद इजराइल ने तब अपने हमले की सीमा का विस्तार किया और जॉर्डन, सीरिया और इराक की वायुसेनाओं को भी नष्ट कर दिया। इस तरह 5 जून के अंत तक इजरायली पायलटों ने मध्य पूर्व पर आसमान का अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था। इजराइल ने हवाई क्षेत्र में तो अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी लंबे समय तक भयंकर लड़ाई जारी रही थी, जिसके बाद सीमा से पीछे हटने को मजबूर हुए थे मिस्र सैनिक। दरअसल 5 जून को इजराइल ने हवाई क्षेत्र के साथ ही जमीनी हमले भी शुरू कर दिए थे। मिस्र में जमीनी युद्ध 5 जून को शुरू हुआ था। इजरायली टैंक और पैदल सेना ने सीमा पार और सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी में धावा बोल दिया। इस दौरान मिस्र के फील्ड मार्शल अब्देल हकीम आमिर द्वारा सामान्य रूप से पीछे हटने का आदेश दिया, जिसके बाद अगले कई दिनों तक इजरायली सैनिकों ने सिनाई के पार मिस्र के लोगों का पीछा किया, जिस दौरान काफी लोग घायल हुए, जिसमें जीत इजराइल की हुई। यह युद्ध इजराइल के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने इजरायली क्षेत्र के आकार को 3 गुना बढ़ा दिया और मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। दरअसल इस युद्ध के दौरान इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गोलान हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया था। 6 दिवसीय युद्ध का मध्य पूर्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे अरब इजराइल संघर्ष की आग भड़क गई और एक नई फलस्तीनी शरणार्थी संकट भी पैदा कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हजारों फलस्तीनियों को इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्र से भागना पड़ा था। 6 दिवसीय युद्ध मध्य पूर्व में एक ऐतिहासिक पल था। हालांकि इस युद्ध ने अरब इजराइल संघर्ष को हल करने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए नई चुनौतियां भी पैदा कर दी थी। दोस्तों, हमले को जहां इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए बड़ी असफलता करार दिया जा रहा है, तो वहीं अब उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे हमले में अब रक्षा विशेषज्ञ चीनी साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि चीन ने 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन किया है और हमलों पर अफसोस जताया है। बता दें कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी को इजराइल ने 2006 के बाद विकसित किया था। दरअसल 2006 के लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा हजारों रॉकेट इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में दागे गए थे और इसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इसी के बाद इजराइल ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को डेवलप किया और फिर आयरन डोम टेक्नोलॉजी उभर कर आई। 2011 से यह टेक्नोलॉजी इजराइल की रक्षा कर रही है। एकदम सरल शब्दों में आपको बताएं तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और उसे सेकंड्स में ध्वस्त कर देता है। आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले, टॉप के गोले आदि कई हमलों को भांप सकता है और इसे इजराइल ने देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया है। यह सिस्टम इजराइल की सीमा के लगभग 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है और जैसे ही कोई खतरा इस दायरे में आता है तो यह सिस्टम खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है और मिसाइल या अन्य हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन हमास की ओर से इस बार एकाएक 5000 से अधिक रॉकेट दागे गए। इसमें भी इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने जमकर वार किया, लेकिन इस बार टेक्नोलॉजी उतनी कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि जानकार मान रहे हैं कि हमले के लिए हमास के आतंकियों को अफ्रीका या यूरोप में अत्याधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक हो सकता है सभी सिक्योरिटी सिस्टम को चीनी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ बेअसर किया गया हो। इस हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को ही माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इजराइल, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया के अलावा ताइवान चीनी हैकर्स के निशाने पर रहा है। इन देशों में पिछले साल जमकर साइबर अटैक्स हुए हैं। कई साइबर हमलों से पता चलता है कि चीन बड़े पैमाने पर इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 10 अक्टूबर 2011 और 13 अगस्त 2012 के बीच चीनी हैकर्स ने इस सिस्टम से जुड़ी कई टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था। रिपोर्ट में सिक्योरिटी रिसर्चर ब्रायन क्रेब्स के हवाले से लिखा गया था कि चीनी हैकर्स ने 700 से ज्यादा अधिक फाइलें चुरा ली थी। इसके पीछे सरकारी मदद वाले चीनी हैकिंग कमेंट क्रू हैकिंग ग्रुप को जिम्मेदार माना गया था। अब इस नए युद्ध के बाद सबका ध्यान फिर से उसी हैकिंग की तरफ जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सामने दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।